हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, भारत की जनगणना मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और जो भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से रिलेटेड नोट्स वगैरह थे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वहां से डाउनलोड कर लिए होंगे और नोट्स भी बना लिया होगा, ताकि वो परीक्षा में आप बार बार पढ़ सकें और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप सही करके आ सकें। इसी उम्मीद के साथ हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सर, जिस तरह से आपने भारत की जनगणना पूरी पढ़ाई है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनगणना भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो चूंकि मैंने थोड़ा सा आपका फ्लेवर चेंज करने का प्रयास किया था, चूंकि आपने जो भारत की जनगणना वहां पर पढ़ी थी, आपने कई सारे आंकड़े याद किए थे, ठीक है। तो अब चूंकि अगर मैं तुरंत उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ाने शुरू कर देता तो क्या होता, आप आंकड़े भूल सकते थे, आंकड़ों का मिक्सअप हो सकता था, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि आपको बीच में यूपी स्पेशल पढ़ा दिया। इससे ये होगा कि आप जो आपने आंकड़े भारत की जनगणना के याद किए होंगे वो आपको कंठस्थ हो गए होंगे, ठीक है, और वो दिमाग में बैठ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको नया एक फ्लेवर मिल रहा है, यूपी की जनगणना पड़ेगी, ठीक है। फिर से एक नए आंकड़े होंगे, क्योंकि वो आंकड़े आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, ये नए आंकड़े हैं, इसलिए इनको अब याद करना आसान होगा और धीरे धीरे ये भी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरीके से जनगणना पढ़ेंगे कि उनको हम कंपेयर भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत की जनगणना में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो बड़े ही ट्रिक के साथ पढ़ना है, इसलिए वीडियो को अंत तक आपको देखना है। बहुत सारी आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे जनगणना याद की जाती है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और हमें किस तरीके से जनगणना पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिछला अनुभव आप ले चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपने भारत की जनगणना पढ़ी थी और उससे भी आसान तरीके से हम यूपी की जनगणना पढ़ने वाले, ठीक है। 2, 3 या 4 वीडियो जो भी बनेंगे मैं बनाऊंगा और कंप्लीट आपको यानी कि पूरी यूपी की जनगणना पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हम नगरीकरण पर आ जाएंगे और विश्व की जनसंख्या पर आ जाएंगे, जहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी की जनगणना इस प्रकार पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न हमारी परीक्षा से ना छूटे और हम सारे प्रश्न सही करके आ जाएं। तो बिना देर के हम प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है। तो यह है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, जिसके अंतिम आंकड़े आ चुके हैं। हम इन्हीं अंतिम आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की जनगणना का आकलन करेंगे, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो कितनी है, आपको पता होना चाहिए, 19,98,12,341, ठीक है। ये जनसंख्या, ये जो नंबर आप याद कर लीजिएगा, 19,98,12,341, ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, ठीक है। अब तो खैर ज्यादा हो गई होगी, ये उस समय की बात है जब जनगणना हुई थी, ठीक है। और अगर इसमें मेल और फीमेल की बात की जाए तो 52.3% यहाँ पर मेल यानी कि पुरुष है इतने में, और 47.7% क्या है, महिलाएं यानी कि फीमेल है। कभी कभी ये परसेंटेज पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको याद कर लेना है कितना, 52.3 और 47.7, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो भारत की कुल जनसंख्या यानी कि देश की कुल जनसंख्या है, तो उसकी कुल जनसंख्या की उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूं, याद होगा आपको, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल देखिए काफी कम है, लेकिन कुल भारत के क्षेत्रफल का यूपी के पास कितना है, 7.33% है, जबकि जनसंख्या कितनी है, 16%, लगभग 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। और खास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है वो देश के जो विश्व के जो 4 बड़े देश हैं, ठीक है, उनसे 5वें नंबर पर आती है। कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो पूरे विश्व में 4 ही ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। बाकी के जितने भी देश हैं सबकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, और वो देश हैं चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। ये 4
विश्व के ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, बाकी के इनके 4 के अलावा बाकी के पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सब देशों की अपनी अपनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की इस जनसंख्या से कम है। तो अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो 5वें नंबर पर यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को रख सकते हैं। सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं विश्व के जिनकी यूपी की जनसंख्या से अधिक है। ठीक, याद रखिएगा कौन कौन? चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 829 है। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है पता होना चाहिए आपको, 382। कंपेयर भी कर लेते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि है वो कितनी है? 20.22%। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। जबकि भारत में ये रेशियो है 943, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यानी कि लिंगानुपात के मामले में देश के लिंगानुपात से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात काफी कम है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो ओवरऑल है, जो टोटल साक्षरता दर है वो है 67.7%, 67.7% है। अगर मेल और फीमेल की अलग अलग बात करें तो पुरुषों में है 77.3% और महिलाओं में है 57.2%। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आंकड़े हैं साक्षरता के, ये भारत में कितने हैं। ठीक है, यानी कि भारत की साक्षरता कितनी है और मेल फीमेल की साक्षरता कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। देखिए, अब अगर इन कभी कभी क्या होता है कि जो कुल साक्षरता है इसको नहीं पूछा जाता है, मेल या फीमेल की साक्षरता पूछ दी जाती है। ठीक है, तो आपको देखिए याद कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, टोटल कितनी है? 67 है लगभग। ठीक है, पॉइंट की अगर आप छोड़ दें, फीमेल कितनी है? 57, मेल कितनी है? 77। यानी कि देखिए 57, 67, 77, यानी कि 10 का अंतर आ रहा है ना। याद करिए 57, 67, 77। 57 किसकी? महिलाओं की। 67 किसकी? ओवरऑल। 77 किसकी? पुरुषों की। ठीक है, रही बात पॉइंट की, तो अगर पॉइंट याद रहे तो अच्छी बात नहीं। एक आप आइडिया अनुमान लगा सकते हैं ना कि हाँ मतलब जो है 57, 67, 77 है ना, 57, 67, 77, मतलब 10-10 का अंतर है। इस तरह से आप तीनों आंकड़े याद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर नगरीय जनसंख्या की, ठीक है, यानी कि शहरी जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 22.3% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? नगरों में निवास करती है। बाकी की 77.7% यानी 77.7% जनसंख्या कहां पर? गांवों में या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, जबकि यह आंकड़ा भारत में कितना है? मैंने आपको बताया था 31.16%। कितना है? 31.16% जनसंख्या कहां निवास करती है? अर्बन में, यानी शहरी क्षेत्र में। ठीक, और बाकी की कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र में। अगर हम 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या की बात करें, यानी कि कुल आबादी में, कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आबादी, यानी कि जो बच्चे हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी आबादी कितनी है? तो कुल आबादी में 15.41% क्या है? 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी है इसकी कुल आबादी में। ठीक है, याद रखिएगा, ये आंकड़ा कभी पूछा जाता है। और अगर इसी हम शिशु, यानी जो 0 से 6 आयु की आबादी है, इसी को कहते हैं शिशु। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बहुत ही कम है, बहुत ही दयनीय अवस्था में चला गया है, 902 रह गया है मात्र। ठीक है, जबकि यहाँ पर ओवरऑल कितना है? 912 है। ठीक है, और अगर प्रदेश में हम अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 20.7% अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग के लोग रहते हैं। और ST करें यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो फिर 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि किस जिले में सबसे ज्यादा SC ST पाए जाते हैं परसेंटेज में और जनसंख्या के हिसाब से, दोनों से हम बात करेंगे आगे चल करके। चलिए, आधा पोर्शन खत्म हो गया, आधे पर बात कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा, ये तो थी मतलब ब्रीफ में एक जानकारी, टू द पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो मतलब
जो उसके जो हॉट पॉइंट थे उनको मैंने यहाँ पर लिखा था कि इनको आप पहले समझ लें, फिर इन्हीं पॉइंट को हमने आगे चल करके एलाबोरेट किया है, उनको और अधिक समझाने का प्रयास किया है जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीन सेगमेंट की बात करेंगे, एक तो जनसंख्या की, दूसरे जनसंख्या घनत्व की, और तीसरी हम दशक की वृद्धि की बात करेंगे। जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या, तो यहाँ पर जनसंख्या दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों की है और सबसे कम जनसंख्या किन जिलों की है। ठीक है, और इनको हम एक दो नहीं बल्कि इनकी 5 की पूरी सीरीज पढ़ेंगे। जैसे कि भारतीय जनसंख्या हमने 3 की सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, यहाँ को हमको 5 की सीरीज, यानी 5 सबसे बड़े राज्य और 5 सबसे छोटे राज्य, क्योंकि ऐसा कई बार यूपीपीसीएस में हुआ है, आरओ परीक्षा में या खंड शिक्षा अधिकारी में या अन्य जो लोक सेवा परीक्षा लेता है, उसने क्या किया है कि क्रम दे दिया आपको लगाने को। ठीक है, कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, तो वहां बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम आप 4 से 5 जिले याद कर ही लें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, किसी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो अगर जनसंख्या के लिहाज से यानी कि आबादी के लिहाज से बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है वो पता होना चाहिए, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की जनसंख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मुरादाबाद। ठीक है, फिर गाजियाबाद तीसरे नंबर पर, और फिर चौथा है आजमगढ़, और 5वें नंबर पर आ जाएगा आपकी राजधानी लखनऊ। ठीक है, कैसे करेंगे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ये सर्वाधिक आबादी वाले जिले हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे कम ऐसे कौन से जिले हैं जिन जिलों की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम किसकी है, महोबा की है। ठीक है, फिर इसके बाद लगा हुआ चित्रकूट है, हमीरपुर है। देखिए तीनों जिले कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के तीनों यानी झांसी मंडल के तीनों जिले हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है, इसके बाद आई श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है, तो ये है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, जहां पर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको 5 राज्यों का क्रम याद करना है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वाले का। ठीक है, चलिए अब बात हम कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पर 829 है टोटल, 829। ठीक है, अब ऐसे 5 जिले जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और ऐसे 5 जिले जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली से सटा हुआ है, ठीक है, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, एक वर्ग यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, यानी कि अगर मान लो कोई क्षेत्रफल है ये 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जिसकी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 1 किलोमीटर है, तो क्या हो गया, ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो गाजियाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा घना है क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, वाराणसी है 2395। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, गाजियाबाद विकल्प में होता ही नहीं है। विकल्प कहां शुरू होता है, वाराणसी से शुरू होता है। और आपने अगर एक ही गाजियाबाद पढ़ के गए थे और आपको फिर नहीं मिला, गाजियाबाद है ही नहीं विकल्प में, अब आप होते हैं भयंकर कंफ्यूज। क्यों, क्योंकि आपने दूसरा तीसरा चौथा तो पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा कई बार हुआ है और कई लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कम से कम 4 से 5 जिले याद करके जाइएगा, सर्वाधिक वाले और न्यूनतम वाले, ताकि परीक्षा में कैसा भी कोई प्रश्न पूछ दे वो प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ आ जाएगा राजधानी 1816। ठीक है, फिर भदोही और कानपुर नगर। ठीक है, आपको बताना है कि भदोही का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, जो भदोही डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या तो कहां पर है, ललितपुर में है। ठीक है, सबसे कम पूरे प्रदेश में 242। ठीक है, सबसे कम ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है पता है आपको। ठीक है, अगर पता है तो फिर बता दीजिए कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा सोनभद्र,
270, हमीरपुर 275, महोबा 279, चित्रकूट 308। ठीक है, तो ये थे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, अब तीसरी एक और बात कर लेते हैं हम, दशकीय वृद्धि। कुल दशकीय वृद्धि कितनी है? 20.22% है। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, 49.1%। इसके बाद गाजियाबाद है 41.3%, श्रावस्ती में 30.5%, बहराइच में 29.3%, बलरामपुर में 27.72%। ठीक है, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक आपको रिलैक्स दे सकता हूँ। अगर यहाँ पर आप 3 जिले भी याद करेंगे तब भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने 5 लिखे हैं, 3 भी याद करेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। सबसे कम कहाँ पर है दशकीय वृद्धि? तो ये कानपुर नगर है 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1% और देवरिया में है 14.2%। ठीक है, तो ये तो हमने आपको कुछ प्रमुख आंकड़े इस पहले वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बचे हुए हैं, जैसे कि लिंगानुपात है, साक्षरता दर है, ठीक है, और नगरीय जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और क्षेत्रफल के लिहाज से कौन से जिले बड़े हैं, कौन से छोटे हैं। ठीक है, ये सब भी बताना है। ठीक है, फिर एक वीडियो आपको हम देना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ठीक है, जो आप सुनते हैं ना कि एनसीआर रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो ये क्या है और किस राज्य के कितने जिले इसमें शामिल है। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो नगरीकरण वाला पोर्शन बचा हुआ है, अर्बनाइजेशन, वो भी हम इसके तुरंत बाद कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या में भी थोड़ा सा देख लेंगे, जहां जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।